नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन जुड़े हैं, वे हैं अ ग्रेट बायोटेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल जी गोपाल। डॉक्टर गोपाल का जन्म 6 अक्टूबर 1977 को बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत सहोरा गांव के एक सामान्य पर शिक्षित परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। टॉकिंग ऑफ हिज एकेडमिक जर्नी, Dr. Gopal did his master as well as PhD from the prestigious Jawaharlal Nehru University, JNU, Delhi.
In his illustrious professional career, Dr. Gopal has taught in several premier institutions of India and is currently serving at UCA Tersadia University, Gujarat, delivering more than 200 invited lectures in national and international seminars and conferences. Dr. Gopal is holding several dignified positions like scientific advisor of Microcare Laboratory and Tuberculosis Research Center, then brand ambassador for Microbiologists Society of India, and many more. And I should not forget to add that Dr. Gopal has been felicitated by several academic awards and recognitions. Some of the important ones are Dr. D.S. Kothari Postdoctoral Fellow by University Grant Commission, Fast Track Young Scientist by Department of Science and Technology, Government of India, etc. Thus, there are so many achievements and accolades to his name, and to know more about Dr. Gopalji Gopal, I shall take you straight to him, to our online platform where he has already joined, and pleasure is solely mine in welcoming a renowned biotechnologist, a bio-entrepreneur, and more importantly, a great researcher of genetic engineering, Dr. Gopalji Gopal. Namaskar, sir. नमस्कार सर, नमस्कार. First of all, धन्यवाद, on behalf sir. of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. Thank you, sir, for invitation and taking pain for this interview, this session. This is Thank you. great thing to disseminate knowledge to the society. सर, आपके रिच एंड इंटरेस्टिंग प्रोफाइल को देखने के बाद पता चलता है कि आप एक बायोलॉजिस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, बायो एंटरप्रेन्योर हैं और इंटरेस्टिंगली आप एक जेनेटिक इंजीनियर भी हैं। और जब भी जेनेटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात आती है तो मन में कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोगों को किसी की मतलब सफलता के बारे में कहते हुए सुनते हैं कि फला व्यक्ति सफल हुआ क्योंकि सफलता उसके जीन में ही था या उसके डीएनए में ही था। तो आज की वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहले ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे सभी दर्शक आपसे जानना चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे कि क्या है जेनेटिक्स या जेनेटिक इंजीनियरिंग। और मैं समझता हूं कि आज जब पूरी दुनिया अशांत है मानव की गिरी हुई मानसिकता के कारण, तो ऐसे में ये भी समझना चाहेंगे कि क्या मानव के व्यवहार को या मानव के संस्कार को बदला जा सकता है। अन्य शब्दों में यदि हम कहें तो क्या जीन व्यक्ति विशेष होता है या जीन ट्रांसफरेबल भी होता है? क्या अच्छे जीन को दूसरों में ट्रांसफर करके एक मानव को महामानव बनाया जा सकता है? इस पे मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें। ओवर टू यू सर। बिल्कुल। सबसे पहले तो जो कॉमन सभी को पता ही है कि जितना भी जीवित है ना, जीव है, सभी में जो भी गुण है वो उसमें उस जीन है, उसका जो उस कारण उसमें वो गुण है। जिस कारण आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स से आदमी के बच्चे सिर्फ आदमी होते हैं, गधे के बच्चे गधे, प्लांट के बच्चे प्लांट, जबकि एक सेल जाता है ना, सेल से जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है, उससे पूरा जो है ना, और उस सेल में जाइगोट में पूरा जेनेटिक मेकअप है, जिस कारण अगर भ्रूण आदमी का है तो आदमी बनेगा, जानवर का है तो जानवर, पौधा है तो पौधा। मतलब जीन हर गुण को कंट्रोल करता है या हर गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होता है। तो अब अगर जीन कैसे काम करता है, जीन एक जो है ना, आप समझिए डीएनए जो बताए, डीएनए का सेगमेंट्स है जो एक प्रोडक्ट को कोड करता है, प्रोटीन, फाइनल प्रोटीन बनाता है। वो जब जरूरत होती है तो उसमें इंफॉर्मेशन जीन में है, 4
लेटर का इंफॉर्मेशन होता है ATGC, उसी का अलग अलग सीक्वेंस होता है, जो कि जब समय आता है तो डिकोड करके वो प्रोटीन बनाता है। अब सिंपल सा चीज देखिए कि जिस डायबिटीज सबने सुना होगा, मधुमेह, उसमें इंसुलिन का जीन गड़बड़ी है तो इंसुलिन नहीं बनेगा तो डायबिटिक हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कि जिसमें ग्रोथ हार्मोन का जीन डिफेक्टिव है तो बच्चा नाटा हो जाएगा। मतलब हर गुण के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो उसी तरह मान लीजिए कि जिसको लंबा करना है तो लंबा होने वाला जीन डाल देंगे, लंबा हो जाएगा। आदमी में थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा इथिकल इशू है, लेकिन प्लांट में, पौधा में या बैक्टीरिया में या ईस्ट में, इस सब में बहुत आसानी से नया जीन ट्रांसफर करके उसमें नया गुण जो उसमें था नहीं कभी, वो लाया जा सकता है, लाया गया है। जैसे कि आपको एग्जांपल बताऊं कि चावल हम लोग खाते हैं, नॉर्मल चावल, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसमें विटामिन ए वाला जीन डाला गया, जिस कारण अब वो चावल खाएंगे तो विटामिन ए का भरपूर मात्रा में उस चावल से ही मिल जाएगा। बहुत अच्छा। आप को पता होना चाहिए कि आप जो गुण लाना चाह रहे हैं उसका जीन साइंस के पास, साइंटिस्ट के पास उसका पता होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अब वेद है लिखा हुआ, लेकिन उसका हर सेंटेंस का मीनिंग सबको पता नहीं है, हर उस ऋचा का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन जिसको पता होगा उसका इफेक्ट आएगा। इसी तरह ये पूरा लाइब्रेरी है, मान लीजिए जीन का, एक ऑर्गेनिज्म जैसे मानव है, तो उसमें जो लेटर हैं 3 × 10⁹, मतलब 300 करोड़ लेटर से हमारा जेनेटिक मेकअप बना हुआ है। अब आप भी ह्यूमन, हाँ हम भी हैं, हम दोनों में अंतर क्या होगा? 99.9% हम दोनों का जीन का सीक्वेंस सेम है, सिर्फ 0.1% अलग है, जिसके कारण आप हैं, हम हैं। आप में कोई डिजीज हो सकता है या हम में हो सकता है, आप में नहीं हो सकता है ना? आपकी कोई कैरेक्टर हो सकती है, हम में नहीं हो सकती है, सिर्फ 0.1% डिफरेंस कारण। मानव में जो डिफरेंस है वो 0.1% का, 99.9% आपका जेनेटिक मेकअप हमारा सेम है। मतलब अब आप जैसे बताया कि बिहेवियर, कुछ जीन बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कॉमन चीज में डोपामाइन वगैरह सुना होगा आपने, फील गुड हार्मोन बोलते हैं ना, फील गुड वाल, उसको बनाने के लिए भी जीन है हमारे शरीर में। वो कभी एक्सप्रेस होगा, कभी नहीं होगा, इस कारण बिहेवियर अलग होगा। तो मान लीजिए जिसमें नहीं एक्सप्रेस हो रहा है वो, उसमें अगर एक्स्ट्रा में डाल दिया जाए एक्सप्रेस होगा, उसमें ज्यादा होगा। सिंपल सा चीज, सिकल सेल एनीमिया होता है, उसमें आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स का हीमोग्लोबिन, वो उसमें म्यूटेशन, चेंज सीक्वेंस होने के कारण उसका आरबीसी सिकल सेल हो जाता है। एक म्यूटेशन सिर्फ हो गया उसमें। अब उस म्यूटेशन को रिवर्स करते हैं साइंटिस्ट, जिसके कारण सिकल सेल वाला जो है ना, या थैलेसेमिया वाला डिजीज क्योर हो जाता है। क्योंकि जो मेकअप नेचुरल होना चाहिए उसमें किसी कारण से, अदर पेरेंट से आया वो गड़बड़ी जीन, या मान लीजिए कि इन्वायरमेंट के कारण कुछ हो गया। हालांकि इन्वायरमेंट कारण बहुत कम इफेक्ट होता है, लेकिन उसका भी इफेक्ट होता है। तो अगर चेंज आ गया और हमको एज ए साइंटिस्ट पता चला और वो व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, तो उसको चेंज किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। ऐसे जीन अच्छा, नहीं, उस पे हम बाद में आएंगे। यहाँ हम सबसे पहले बिहेवियर की कंडीशनिंग की बात हम करना चाहते हैं कि क्या बिहेवियर को कंडीशन किया जा सकता है। ये मेरा मतलब बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि हाँ, और मेरा यहाँ पे ये भी कहना था कि एक लाइटर नोट पे मतलब मैं कहना चाहता हूँ, मतलब हास्य के रूप में, कि जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी का नेचर, कल्चर और सिग्नेचर ये चेंज नहीं हो सकता है। तो इस तरह की जो एक मतलब समाज में एक मान्यता होती है, और हम देखते भी हैं कि मतलब काफी प्रयास करने के बाद भी वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू चेंज समबडीज पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स को अगर चेंज किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक डिस्कवरी होगा या साइंटिफिक मतलब कंट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि आज मानव, जैसा कि आप देख रहे हैं कि समाज पूरी तरह से हम अशांत हैं। ऐसे में अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें कुछ ऐसा रास्ता दिखाए जिसके बदौलत हम एक मानव को बेहतर मानव बना सके, तो नथिंग लाइक दैट।
तो आप थोड़ा मतलब बिहेवियर को लेकर के पहले मैं चाहूंगा कि स्पेसिफिक, बाद में हम आएंगे मतलब मेडिकल एस्पेक्ट पे आएंगे, फिर एग्रीकल्चर पे भी आएंगे, लेकिन थोड़ा बिहेवियर पे थोड़ा प्रकाश डालें पहले जी। बिहेवियर या कोई भी जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर का फाइनल आउटकम जो है ना सर, एक तो जेनेटिक मेकअप है और दूसरा एनवायरमेंटल भी है। आउटकम जो फाइनल आएगा दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंट एज वेल एज जीन। इसीलिए अगर हम बोलते हैं सिर्फ जेनेटिक लेकिन एनवायरमेंट उसको जंगल में छोड़ देंगे, दे विल नॉट बिहेव, है ना, वो जीन एक्सप्रेस भी हुआ तो नहीं होगा। बिल्कुल। तो आउटकम चाहे डिजीज का भी या बिहेवियर का भी, पूरा जो आउटकम है ना वो आता है एनवायरमेंट प्लस जेनेटिक्स। बट जेनेटिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम डोमिनेट करता है किसी कैरेक्टर को वो करने के लिए, लेकिन आउट फाइनल जो है ना उस दोनों का ही रोल है, एनवायरनमेंट का भी और जीन का भी रोल है उसमें। मतलब नेचर और नर्चर दोनों चीज होनी चाहिए। यस, इनहेरेंट जो जीन का मेकअप है, जेनेटिक मेकअप है, वो भी प्ले रोल करेगा, लेकिन मान लीजिए उसको एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिला तो हो सकता है जितना होना चाहिए एक्सप्रेशन उसका उतना नहीं होगा। अगर आप पार्टिकुलर बिहेवियर, क्योंकि पर्सनालिटी बहुत वेग टर्म है या उसको बहुत वाइडर उसका डेफिनेशन है पर्सनालिटी का। एक एक कैरेक्टर को पर्सनालिटी में जब करेंगे तब उस पर में हो सकता है कि हम कुछ बता पाए। वैसे अभी भी जैसे बताया कि हर कैरेक्टर के लिए जीन नोन अभी तक नहीं है, साइंटिस्ट ऊपर कर रहे हैं। ह्यूमन सबसे, मानव सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर भी 2003 में उस लेटर का पता किया गया पूरा जीनोम का, बट उसमें हर सेंटेंस का पता नहीं चला। मान लीजिए A to Z आपको पता चला, बट उससे जो अलग अलग वर्ड बन रहे हैं, अलग अलग सेंटेंस बन रहे हैं, स्टिल इंटायर वर्ल्ड इज ट्राइंग टू फाइंड आउट। हमारे में 25,000 के लगभग जीन है, लेकिन सबका अभी तक रोल नहीं पता चला है। जब पता नहीं चला तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से चेंज नहीं कर सकते। जब हमको पता ही नहीं है कि इस बिहेवियर के लिए कौन सा जीन है तो हम चेंज नहीं ला सकते। कुछ चीज का पता चला है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, किया जा सकता है। बहुत बहुत अच्छा विश्लेषण व स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं, लेकिन उत्सुकतावश एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, जिसे आप प्रश्न कहें या जिज्ञासा, और जिज्ञासा ये है यहाँ कि क्या कोई अन्य क्षेत्र भी हैं जहां जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है? जैसे क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से डिजीज मैनेजमेंट हो सकता है क्या, या कृषि या एग्रीकल्चर फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बेहतर फसल या अनाज की पैदावार हो सकती है क्या? इसको लेकर थोड़ा प्रकाश डालें जी। इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो स्टार्टिंग ही हुआ दुनिया में, आपको बताया कि सबसे पहले इंसुलिन बनाया गया। डायबिटीज से पहले लोग त्रस्त मधुमेह से रहते थे, तो जानवरों से निकाल कर, है ना, पिग से, काउ से निकाल कर दिया जाता था, जिस कारण हमारे इम्यून सिस्टम पर उसका, है ना, बुरा असर पड़ता था। तो बाद में उस इंसुलिन के जीन को बैक्टीरिया में डालकर और तब इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है। बैक्टीरिया का ग्रो करना आसान है, किसी आदमी से, एक स्वस्थ आदमी से इंसुलिन निकालेंगे और स्वस्थ को डालेंगे तो संभव नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया से निकाल के। इसी तरह आप वैक्सीन जितना भी है आप देख रहे हैं, सारे वैक्सीन, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन वो प्रोडक्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जितना भी आप जो वैक्सीन सुन रहे हैं वो सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है। या मान लीजिए आपने सुना होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है हमारे शरीर में, तो हमारा एंटीबॉडी बनता है। लेकिन मान लीजिए कि एंटीबॉडी हमारा खुद का उतना स्पीड से नहीं बन रहा जितना स्पीड से बैक्टीरिया या वायरस शरीर में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमारा शरीर हार जाएगा। तो उसके लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, बाहर से एंटीबॉडी डालते हैं उस वायरस के अगेंस्ट, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जिसको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। वो बनाते हैं साइंटिस्ट। आप डायग्नोसिस में भी, डिजीज के डायग्नोसिस में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत सारा उपयोग है। या आप देखिए कि स्वास्थ्य से, अगर आप बोल रहे हैं स्वास्थ्य में इसका या इस फील्ड में, तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है सर, गरीब कंट्री, वहां सबसे ज्यादा डिजीज क्या होता है, माल नरिशमेंट का।
उससे रिलेटेड है ना, कुपोषण का शिकार, किसी को विटामिन कम मिल रहा है ना, किसी को आयरन कम मिल रहा है, किसी को है ना प्रोटीन कम मिल रहा है। तो आपको जैसे एग्जांपल बताया कि गोल्डन राइस है, विटामिन के प्रचुर मात्रा है उसमें दिया गया। अभी बनाना बनाया गया है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें आयरन की प्रचुर मात्रा है। मतलब साइंटिस्ट जो है ना इस टाइप के फूड आइटम्स बना रहे हैं जिसमें कि जिस डिफिशियंसी से डिजीज होता था है ना, न्यूट्रिशन की कमी से होती थी, उसको ओवरकम करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जो है ना, और बताएं कि जो वायरस बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज हैं उसके लिए जो वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनता है, या मान लीजिए वैक्सीन बनने में टाइम लगता है, तो जैसा बताया कि जेनेटिक नाटा होना, किसी का ब्लड जो है ना क्लॉट नहीं करता है, जनरली ब्लड थक्का जम जाना चाहिए कटने के बाद, तो नहीं होता है डिजीज कारण, तो उसके लिए अलग से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाया जाता है जो बैक्टीरिया में नाटा है कोई, तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन बनाया जा रहा है। मतलब जिस कारण से डिजीज हो रहा है उसमें मैक्सिमम चीज जो है ना वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से, क्योंकि प्रोटीन की कमी से, न्यूट्रिशन की कमी से डिजीज हो रहा है, वो सारा सप्लीमेंट्री या अलग से बनाया जा रहा है। आसान जो बैक्टीरिया है या ये है ईस्ट है उसमें, या प्लांट में भी ऐसा बनाया जा रहा है, जिसके कारण अभी डिजीज बर्डन जो है ना बहुत कम हो गया पहले की तुलना में। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एग्रीकल्चर में भी सर आप जो बोले, एग्रीकल्चर में आप देखते होंगे कि पपीता ग्रो कर रहा है बहुत बढ़िया से, लेकिन बाद में देखेंगे उसमें झुर्री टाइप का लग जा रहा है, वायरस इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो वायरस रेसिस्टेंट पपाया बनाया गया, तो उसमें वायरस लगेगा ही नहीं। कॉटन प्लांट होता है जिसमें कि पूरा हरा भरा रहता है, बाद में थोड़े दिन बाद जाएंगे खेत तो देखेंगे पूरा जो है ना कीड़ा काट दिया, खत्म हो गया, किसान सर पर हाथ रख के बैठ गया। अब उसमें साइंटिस्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसा जीन डाल दिया कि कीड़ा उस पर जाएगा, कीड़ा खुद मर जाएगा, तो प्लांट स्वस्थ रह रहा है। या मान लीजिए कि आप बहुत सारे आप सर देखते होंगे कि कुछ ऐसा फ्रूट है जिसका या सरसों तेल जो है उसमें पंजेंट स्मेल होता है ना, अलग टाइप, बहुत लोग उसको नहीं लाइक करते, तो उसका अगर जीन पता है कैसे प्रोड्यूस हो रहा है वो, तो उसको जीन लोग हटा देते हैं, जिसके कारण सब चीज सेम है लेकिन उसका जो बैड स्मेल है वो हट जाता है, तो खाने लायक हो जाएगा। मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाया जा सकता है, उसमें जो बैड चीज है जो कस्टमर या लोग नहीं लाइक करते उसको रिमूव किया जा सकता है, कि कोई भी गुण आप समझिए कि डाल सकते हैं और हटा सकते हैं, क्योंकि जीन ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन पता होना चाहिए which gene is responsible for which character of living organism। बहुत अच्छा, काफी मतलब रोचक है अपने आप में ये विषय, और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के फायदे समाज को ज्यादा से ज्यादा मिले और नुकसान कम पहुंचाए, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि दोनों पहलू हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू मेंटेन अटमोस्ट एथिकल कंसिडरेशंस and avoid any vested interest of compromising the natural values of values। yes yes तो ये चीज का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा जो भी हमारे जेनेटिसिस्ट हैं या जेनेटिक इंजीनियर हैं उनको, कि नहीं तो कई बार मतलब इसके काफी दुष्परिणाम भी निकल के आएंगे। तो बहुत ही अच्छा। साइंस में तो क्या है सर, साइंस में हमेशा ही निगेटिव साइड तो है ही, आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हो। अब एक जो न्यूक्लियर बम से कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन फायदा कि 1 ग्राम यूरेनियम से लाखों टन कोयला में से जितना एनर्जी बिजली निकलेगा उतना उससे निकलेगा। अब उसका गलत उपयोग किया गया एटम बम बनाने के लिए, अलग चीज है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी थॉटफुल ऑफ यू सर। तो समय की थोड़ी मर्यादा है, तो समय की मर्यादा को देखते हुए अब हम आज के सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। एंड टू कंक्लूड आवर इंटरेक्शन, may I now request you to kindly give a message of, peace and progress for society, so that we could create, better human, better society, better nation, better planet for a better tomorrow। और मुझे लगता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से आपने जैसा बताया, हम बिल्कुल आशान्वित रहेंगे कि मतलब कभी न कभी मतलब एक बेहतर प्रजाति की उत्पत्ति जरूर मतलब होगी, मतलब आपके इस रिसर्च के माध्यम से। जी, इस पे आप थोड़ा सा कुछ कहेंगे एक शांति संदेश के रूप में? जी
जितना भी आप जो देखते हैं कि जो समस्या है, छीन छोर, लड़ाई, डाकू, चोरी, ये सब समस्या, एग्रेशन, जब रिसोर्स की कमी रहेगी तो होगा ना एक दूसरे से छीनने की। साइंस क्रिएट्स रिसोर्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप एक एग्जांपल से देखिए सिंपल सा, कि 35 करोड़ जनसंख्या भारत की थी 1947 के आसपास जब देश स्वतंत्र हुआ। हमारे पास सफिशिएंट अनाज नहीं था कि दोनों टाइम खा पाते जनता। अब उसके 70 साल बाद जनसंख्या 4 गुना हुई, जमीन आधा से आधा हो गया, लेकिन गेहूं हमारे पास सरप्लस है। मींस वी हैव क्रिएटेड दैट रिसोर्स। गेहूं सरप्लस हो गया। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा सब लोग खुश हो जाएंगे रिसोर्स से, बट रिसोर्स scarcity is one of the reason for all classes. So science and especially this biological science have capability to create enough resources. जमीन कम हुआ और गेहूं सरप्लस हो गया। इसी तरह पूरा का पूरा खेत अभी साइंटिस्ट बना रहे हैं सर, आप समझिए रेगिस्तान है, वहां पर सिर्फ कुछ ही प्लांट होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि कम पानी में कैसे हमारा गेहूं, धान और इस सब टाइप का चीज हो। कितना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा रेगिस्तान का। समुद्र किनारे पूरा सेलाइन हैबिटेट है, मतलब नमक वाला पानी है, जिस कारण उसका उपयोग नहीं हो रहा है पानी। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस द क्रॉप व्हिच कैन ग्रो इन सेलाइन हैबिटेट। सोचिए, इमेजिन कि कितना बड़ा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। अब सोचिए कि अभी जो मीट प्रोड्यूस होता है कैसे, जानवर को काट कर होता है ना, लेकिन साइंटिस्ट अब लैब में मीट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें किसी जानवर को काटने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट जो है ना, वो ऐसे कि आप बताया कि भ्रूण से पूरा शरीर बन जा रहा है ना, जाइगोट से पूरा शरीर बनता है ना। अब उसी तरह मसल्स जो है ना, मसल सेल है ना, वही मीट होता है। मसल्स जो होता है ना जानवर का मसल्स सेल बनाने के लिए वहां से जो आप समझिए स्टेम सेल है जो मसल्स सेल में डिफरेंशिएट हो जाएगा। सब तो जाइगोट एक ही फुटबॉल टाइप का होता है। जाइगोट के बाद जो ग्रोथ होता है वहीं से आंख बनता है, वहीं से हार्ट बनता है, वहीं से किडनी बनता है, वहीं सब चीज बनता है। तो साइंटिस्ट ये पता कर लिए हैं कि लैब में वो जो नॉर्मल सेल है आपका, थोड़ा सा मसल्स लिया, उसको ग्रो करके कैसे पूरा स्लैब मसल्स का बना सकते हैं। कहीं जानवर को मारने की जरूरत नहीं है। दूसरा उपाय है कि जैसे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा आपसे कि मतलब क्या कंप्लीट लिविंग एंटिटी मतलब बनेगा तब उसका मांस को काटा जाएगा, या सिर्फ मांस का पीस? मतलब ये मांस का पीस अच्छा, उसमें सारा टेक्सचर, इसीलिए तो उसको आप समझिए कि वो भेज ही टाइप का हो गया, लेकिन पार्ट चाहिए सेल का, है ना। पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है, जान नहीं आ रहा है, जान मतलब सेलुलर लेवल पर है, लेकिन बन रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि कितना बड़ा महंगा है अभी, लेकिन बन रहा है। इसी तरह सर मैं बताऊं कि दूध जैसे है, दूध के लिए अभी हम गाय भैंस पर निर्भर हैं, लेकिन दूध का एक सोल्यूशन है, उसका पूरा कंपोजिशन साइंटिस्ट को पता है। उसमें जो सबसे महंगा चीज है वो है उसका प्रोटीन, है ना, कैसीन प्रोटीन, वे प्रोटीन। और उसको जैसे हमने बताया कि इंसुलिन बना रहे हैं, या जैसे हम दूसरा प्रोटीन बना रहे हैं, हम बैक्टीरिया में वो प्रोटीन बना लेंगे और वो प्रोटीन मिक्स करके हम दूध बना लेंगे। मीन्स सोचिए कि हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कैटल पर, मीट के लिए, मिल्क के लिए। साइंटिस्ट अभी लैब में ब्लड बना रहे हैं। जैसे अभी क्या है कि आप 1 लाख लीटर ब्लड चाहिए तो पहले 2 लाख लोगों से आप ब्लड कलेक्ट करिए, बट साइंटिस्ट आर प्रोड्यूसिंग ब्लड इन द लैब। साइंटिस्ट हैव सॉल्यूशन फॉर ऑल। आप जो बोल रहे हैं मैसेज देना, हम बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिसर्च करें, साइंस करें, मानवता को उससे बहुत जल्दी कल्याण होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, भरपूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एंड वी आर इमेंसली ग्रेटफुल टू यू सर फॉर योर स्कॉलरली प्रेजेंस विद अस टुडे। और हमें उम्मीद है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम वेद के उस महावाक्य को साबित करने में भी सफल होंगे जिसमें कहा गया है, मनुर्भव जनिया दैव्यं जन्म, अर्थात बी ह्यूमन एंड क्रिएट ह्यूमन ऑफ डिवाइन और राइचस क्वालिटीज, यानी मानव बनो और मानवीय गुण वाले संतान की व समाज की उत्पत्ति करो।
तो जी वो जी जी समय जी बहुत दूर नहीं है, विद द जी हेल्प जी ऑफ जी जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सब संभव होगा। और आप लोगों के इस प्रयास से मुझे लगता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन जो है, उसका जो फ्यूचर है, और भी सार्थक और अर्थपूर्ण होगा। बहुत अच्छा। और शिक्षा जगत में आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस अवार्ड ऑफ आइकॉनिक एकेडमिशियन। और आपके इस उपलब्धि पर मैं आपको अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से ढेरों बधाई देता हूं। धन्यवाद हार्टिएस्ट सर। कांग्रेचुलेशंस। गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन in some other academic forum. So thank you once again थैंक for connecting with us today, sir. Thank you. यू सर, Thank you. थैंक यू थैंक यू। LXP Award of Iconic Academician is proudly presented to Dr. Gopal G. Gopal for his exemplary contributions to Indian academia on 7th November 2025. आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करना चाहूंगा, खासकर डॉक्टर गोपाल जी गोपाल की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मानव के प्रत्येक गुण के लिए एक विशिष्ट जीन जिम्मेदार होता है। मानव जीनोम में लगभग 25,000 जीन होते हैं, लेकिन सभी के कार्य अभी तक ज्ञात नहीं हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मानव व्यवहार जीन और पर्यावरण दोनों का परिणाम है। साथ ही उन्होंने इस बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से रोगों की संख्या में काफी गिरावट आई है और लोगों को एक बेहतर स्वस्थ जीवन जीने के अवसर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने साइंस कम्युनिटी से और वैज्ञानिकों से अपील की कि उन्हें नैतिक विचारों को ध्यान में रखना चाहिए और प्राकृतिक मूल्यों से समझौता करने से बचना चाहिए। विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, न कि विनाश के लिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से संसाधनों की कमी को दूर करने में मदद मिलती है। अंत में उन्होंने कहा कि विज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से ही मानवता का कल्याण संभव है। With those deliberations of Dr. गोपाल जी गोपाल, we close this episode here और मिलते हैं अगले एपिसोड में समाज के एक और रोल मॉडल के साथ। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।